देश के किसी भी बड़े अस्पताल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जो भी क्राउड है वो मैक्सिमम आपको बिहार का दिखेगा। कई बार जब दिल्ली में पढ़ाई के दौरान हमने देखा, जब भी वहाँ अस्पताल में जाते थे किसी कारणवश, तो वहाँ देखते थे एम्स हो, सफदरजंग हो, इस तरह के तमाम जो भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जो है बिहार का क्राउड रहता था। अक्सर ये चिंता होती थी जो क्या मेरे बिहार के पास मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है। कई बार वहाँ पर लोग ताने भी मारते हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए सहरसा के डॉक्टर रमन झा के पास आए हुए हैं। रमन झा जी अस्पताल के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, पॉलिटिकल भी हैं, समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा है, जो बाहर जैसे ही हम लोग जाते हैं, देश के किसी भी बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ बिहार के जो पेशेंट है उसका क्राउड बहुत रहता है। क्या वजह है सर अभी? देखिए, आप जब आज़ादी के बाद से देखेंगे ना, तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो राष्ट्रीय राजधानी को केंद्र में रख के किया जाता है। किसी भी देश का विकास होता है तो पहला आप देखिए कि हमारा जब बंगाल में कलकत्ता देश का राजधानी हुआ करता था और जब दिल्ली आया तो फिर सारा कुछ सेंट्रलाइज वहीं से हो गया, लेकिन उसके बाद डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाया। सिस्टम डिसेंट्रलाइज जैसे स्टेट कैपिटल है कहीं का भी, तो वो स्टेट कैपिटल अब जो वहाँ और जैसा एक तरह से राजा वैसा प्रजा रहता है। बेसिकली जब राजा किसी भी राज्य के राजा के पास जो आधारभूत संरचना है वो जनता के प्रति कितना उत्तरदायी है ये मायने करता है। जैसे आप अभी इस चैनल के थ्रू से हैं तो आप इस चैनल के ऑनर हैं या इस चैनल के सीईओ हैं, आप जैसा रहेंगे ना तो चैनल वैसा ही काम करेगा। तो उसी तरह से जब मैं व्यक्तिगत, मैं भी चूंकि दिल्ली में रहा हूँ, मैं भी देखता था जब एम्स जाता था या पोलो जाता था या मैक्स जाता था, तो उसमें मैं भी देखता था कि हमारे क्षेत्र के काफ़ी सारे लोग होते थे और उसमें ऐसा नहीं आते कि आम आदमी होते थे, खास लोग भी होते थे। और ख़ास लोग में मतलब ये कि IAS IPS टाइप के लोग होते थे, मंत्री, कितने भी मंत्री जिससे मेरा निजी संबंध बना वही अपोलो से ही बना है, तो वहाँ आके इलाज कराते थे। तो बिल्कुल ये बात लाजमी थी। होता क्या है कि आपका जो संकल्प शक्ति है वही मुख्य एक एसेट है आपका। आप कितने आप समर्पित हैं अपने क्षेत्र या अपने राज्य या अपने स्थान के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस मामले में हम लोग कुछ इससे पहले कुछ शून्यता रही थी हमको। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था तो वैसे भी, अगर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पहले बात करते हैं तो क्यों उधर जो है लोगों का रुझान कम है, उधर लोग जाना कम पसंद करते हैं, कम संख्या है उधर, प्राइवेट क्यों आगे है? देखिए क्या है कि आप देखिए ना कि आप अपने से ही या हम अपने से ही अंदाज करें ना कि एक आता है CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो जब मरीज कहीं जाता है, कहीं भी मरीज, किसी भी क्लास का मरीज हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मरीज का कोई जाति नहीं है, पहले ही जान, मरीज है, उसमें अगरा है, उसमें पिछड़ा है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम मुसलमान है, मरीज है। और जब आदमी पीड़ित होता है ना तो पीड़ित व्यक्ति का जो एक ही अपेक्षा होता है कि हमसे बढ़िया से बात कर ले, पहला चीज होता है। उसके बाद सेकेंड में आता है कि फिर बात करने के बाद अपना वो दर्द आपको बताते। आप एक डॉक्टर हैं और मैं आपके पास आता हूं तो मेरा अपेक्षा रहता है कि आप मेरी बात को पहले सुने, पहले मैं क्यों आया हूं आपके पास। और जब आप मेरी बात को सुनते ही नहीं हैं तो पहले ही लेवल से मैं निगेटिव हो जाता हूं। यार एक पास तो समझिए नहीं छे, हमरा से बात करेंगे तो पता नहीं डॉक्टर छे या कत्ते बड़का डॉक्टर छे, मतलब ये आता है ये बात पहला ही कॉन्सेप्ट में। तो अब यहीं से जन्म होता है कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट ना इसी कमी का फायदा उठाता है, इसी कमी का फायदा उठाता है। मतलब अगर सरकारी अस्पताल में बातचीत का जो सिलसिला बिल्कुल काउंटर पे बिल्कुल या डॉक्टर जो बात करते हैं बिल्कुल शालीनता से पेश बिल्कुल, तो वहाँ पहला चीज है ना, आप देखिए ना, ये एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री है, ये सेवा है, सर्विस है। आप एक मोबाइल फोन लेते हैं, खराब होता है, आप सर्विस सेंटर पर जाते हैं ना, अच्छा वहां पे जो भी एग्जीक्यूटिव है आपसे बढ़िया से बात कर लेंगे तो आप रेफर दूसरे को भी करेंगे, या वहां जाइए, बहुत अच्छा व्यवहार है वहां पे। यही सेम यही यहाँ भी है। आपको जान के खुशी होगी कि आप बोले ना डॉक्टर रमन झा, बिल्कुल संजोग से ऊपर वाले की कृपा से मैं डॉक्टर हो गया, बट मैं ये मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं हूं, ये आपको पता है, ये सबको पता है।
तो लेकिन जब मैं यहाँ आया था दिल्ली से, तो मुझे लगा मैं क्या करूँगा, और संजोग से ऊपर वाले का कृपा रहा कि मुझे इसी काम के लिए सर ला गया हो सहरसा या बिहार। तो मैं पहला आदमी हूँ एक तरह से बिहार का, आप देखिएगा कि पटना के बाद आईसीयू का कॉन्सेप्ट सहरसा लाया, पहला आदमी हूँ। नहीं, हम उस पे आ रहे हैं सर, उस पे आ रहे हैं। पहले तो हम प्रेजेंट कंडीशन पे जा रहे हैं, फिर आपका भी जो योगदान है इस शहर को लेकर के, अभी सहरसा में नहीं आए हैं, मेन बिहार पे हम लोग हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। बिहार स्तर पे जो है मतलब हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है उसको लेकर के बातचीत है। अगर गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया है, अभी सहरसा की अगर बात करें तो बहुत अच्छा मॉडल हॉस्पिटल के तौर पे है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ये भी खबर चली थी जो ऑक्सीजन का जो है वहाँ कमी है। देखिए क्या है ना, बहुत होता बिल्कुल है। बिल्कुल। आप ऐसा है मुद्रेश जी, देखिए आप कितना बढ़िया घर बना लीजिए, ठीक है, कितना बढ़िया घर बना लीजिए, लेकिन जो घर में रहने वाले लोग उनका सोच स्पष्ट नहीं है, तो क्या होगा आप बताइए ना हमको। आप अस्पताल बना लेने से, इंस्ट्रूमेंट ले आने से सिस्टम नहीं चलता है, सिस्टम चलता है। सिस्टम को चलाने के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी था वो अपने अपने कर्तव्य को समझे, वो अपने कर्तव्य को समझे। तो क्या मैं अपने कर्तव्य को, सरकार की नीति स्पष्ट है, कम से कम अभी जो विगत आप एक दशक से देख रहे होंगे, तो सरकार का नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहीं दिक्कत नहीं होने देते, चाहे जिसका भी सरकार हो। ऐसा नहीं है कि बीच में एनडीए का सरकार था, बीच बीच में महागठबंधन का सरकार आया, व्यवस्था पे बात नहीं है तो उसमें सरकार से कोई बात। लेकिन इधर जो बिल्कुल अभी जो 10-15 साल में आप देखेंगे तो सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है। जहां सीटी स्कैन नहीं था सीटी स्कैन आया, एक्सरे नहीं था तो एक्सरे आया, लेकिन इस तमाम बिल्डिंग नहीं था तो बिल्डिंग खड़ा हो गया, 5 स्टार बिल्डिंग खड़ा हो गया। लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो रहा है? शायद नहीं, शायद नहीं। आप आइए जहां से आप शुरू किए थे, कहां? दिल्ली से। दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में आप जाइएगा, एम्स जाइएगा या और कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाइएगा, तो एक सिस्टम बना हुआ है। क्या सिस्टम बना हुआ है कि पेशेंट का केयर होता है। अब जब पेशेंट का केयर होता है तो लोग वहां जाना पसंद करेंगे। आपका कहीं स्कूल में यदि केयर आपके बच्चे का होगा तो आप अपने स्कूल बच्चे को राजस्थान लेके जाते हैं ना, कोटा लेके जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप देख निश्चिंत हो जाते हैं। उसी तरह से यदि दिल्ली में केयर हो रहा है और वही केयर बिहार में होने लगे तो आप जाना पसंद करेंगे? शायद नहीं, कोई नहीं जाना पसंद करेगा। मतलब सुविधा है, सुविधा है, केयर के वजह से जो है केयर, एटीट्यूड, इसको बोलिए आप, अंग्रेजी में एक शब्द आता है एटीट्यूड और इंटेंशन। तो इसमें सर किसी भी, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट का तो फॉल्ट नहीं दिख रहा है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा आप भी बताइए ना। जो एम्प्लॉय है वहां पर, हाँ, चाहे डॉक्टर हो या मेडिकल स्टाफ हो, उनकी बातचीत का जो फॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब देखिए क्या है ना कि जब तक आप इस चैनल के माध्यम से आप हमारे पास हैं और आपको लग रहा है ना कि चैनल मेरा है, तो आप जब जिसमें भाव आ जाता है ना, इमोशन आ जाता है ना, वो काम प्रकृति पूरा कर देती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर ये रिसोर्सेज, ये सारी चीजें, ये कंप्लीट आपके भाव पर और आपके इंटेंशन पर निर्भर करता है। आप कुर्सी आपको मिल गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप इस कुर्सी को कितनी ईमानदारी से चला रहे हैं, ये आपका मॉरल है। तो ये कैसे ठीक होगा सर? जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, ये तो उन्हीं को देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। देखिए अभी आप देखिए, अब आप बिहार पे आइए, अभी जब पीएमसीएच जाइएगा तो हमको लगता है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल एक तरह से 5000 बेड का बन रहा है। आईजीएमएस में भी अच्छा व्यवस्था है, एम्स भी अब आ गया, पहले एम्स के लिए हम जाते तो एम्स भी आ गया। अभी के वर्तमान समय में जब हम 2024 में 25 में अब आ गए हैं, बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार भी ना एक तरह से देखिए तो टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल वाइज अभी है, हमारे पास है। फिर भी पलायन हो रहा है, लेकिन अब पलायन में हो रहा है, बेहतर के तलाश में, बेहतर कहीं कुछ नहीं होता है ऐसा। ये एक ऑफलाइन बात मैं आपको यदि बताऊं तो ऐसा नहीं है कि आप अपोलो जाइएगा तो आप ठीक ही हो जाइएगा, नहीं, ये तो कहीं नहीं है। एम्स जाइएगा तो आप ठीक ही हो जाइएगा, बट हाँ एक हमारे अंदर एक फीलिंग्स आ जाती है कि कहीं ना कहीं बिहार से बढ़िया हुआ है। और आपको जान के खुशी होगी, सिर्फ पेशेंट ही नहीं जा रहे हैं, आपके डॉक्टर भी वहाँ हैं बहुत बिहारी। हाँ बिल्कुल, हम वहाँ थे तो काफी लोग डॉक्टर तो थे, अब और काफी सीनियर सर्जन वगैरह हैं, बहुत सारे हमारे नॉन भी हैं। हाँ। ऐसे ऐसे सर्जन हैं आपको कि उनका प्रोग्राम रन होता है टीवी पे कि अब इतने बड़े बढ़िया सर्जन करते हैं। कई डॉक्टर का इंटरव्यू किया है जो मतलब हमारे बिहार के रहने वाले पर शिफ्ट है। बिल्कुल। तो पहले एक कॉन्सेप्ट था
और कि ठीक है नहीं बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं है, तो लोग पलायन किए। और अब यदि पलायन हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें हम आम आवाम की भी कहीं न कहीं दिक्कत है, क्योंकि हम अपने अधिकार और कर्तव्य के बीच में ना फंसे हुए हैं। मेरा क्या कर्तव्य है और मेरा क्या अधिकार है, इसमें अधिकार को तो हम एक तरह से ढूंढ रहे हैं, मेरा कर्तव्य भी तो है। मैं ये सहरसा का बेटा हूं और सदर अस्पताल मेरा है, ये फीलिंग्स मुझे आनी चाहिए। ठीक है, मैं प्राइवेट अस्पताल चला रहा हूँ, बढ़िया अच्छा बात सर, एक सिंपल सा है जो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों का चॉइस है सहरसा में या मजबूरी है? नहीं, चॉइस कैसे हो सकता है आप बताइए ना। आप, हाँ, आप चॉइस कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं चूंकि मेरा प्राइवेट अस्पताल से मेरा घर चल रहा है, मैं इसका पक्षकार हो सकता हूं, लेकिन सत्य नहीं है ये सत्य नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और आज रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि यदि सदर अस्पताल किसी भी जिले का सुचारू रूप से जितना उनके पास फैसिलिटी है वो अपना 80% दे दे, तो मैं कह रहा हूं कि जो जनसंख्या निर्भर करती है हम जैसे प्राइवेट अस्पतालों पे, उनका 50% कम हो जाएगा, एपीडी ओपीडी दोनों। मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो मतलब पहला जो हमारा पूछने का ये था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल मजबूरी है या चॉइस है, तो ये आप स्पष्ट कर रहे हैं अगर सदर अस्पताल ठीक रहे कहीं का भी, तो कहीं का भी, हम मतलब पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं आपको, कि वही आप समझिए नहीं, वही डॉक्टर साहब वहां बैठते हैं सदर में, वही डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में बैठते हैं, तो डॉक्टर में तो कोई अंतर नहीं है भाई। अच्छा, फैसिलिटी हम लोगों से बहुत ज्यादा है वहां, ऐसा नहीं है कि नहीं है फैसिलिटी, बट एक जो डॉक्टर्स भी क्या करेंगे आप बताइए ना। डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि हम काम करें, बट उनके जो सहयोगी हैं, अच्छा वो मटिया देंगे, अब बोलिए एक्सरे वहां जाइए, अच्छा अल्ट्रासाउंड के लिए वहां जाइए, इतना घुमाएगा कि अंत में आप तंग हो गया, मेरे पास आ जाइएगा। हम बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स मित्र हैं, बताते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरे सहयोगी लोग हैं ना, वो कॉपरेट नहीं करते। कई बार सर आरोप लगता है डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, जो वो सही समय नहीं देते हैं या फिर वो इग्नोर करते हैं। कई बार होता है पेशेंट को वहां से मूव करवाने का होता है, ये मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि वहां से पेशेंट को अपने प्राइवेट क्लिनिक पर जो है मूव करवाने वाली बात होती है, इसमें क्या? नहीं, देखिए इसमें बहुत सच्चाई नहीं हो सकता है, और क्योंकि देखिए अब एक बात जान के चलिए, अभी भी जो सदर अस्पताल जाने वाले मरीजों के क्लास को आप देखेंगे ना, क्लास को देखेंगे, मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ आपको, तो क्लास में देखेंगे तो वो आदमी प्राइवेट में भी नहीं देगा पैसा आगे, जो वहाँ जा रहे हैं ना, चूंकि वो लमसम हमको लगता है कि 80% जो मैं अभी बात किया ना आपको, या 50% जो बात किया, वो समाज के हमारे किसी भी वर्ग के, ऐसा नहीं किसी भी सब जाति में गरीब आदमी है, वो ऐसे लोग जाते हैं जो उनको लगता है कि मुझे पास 100-200 रुपये नहीं है, वो वहाँ जाते हैं। अब उन मरीजों को, चाहे मेरे भी रिश्तेदार क्यों नहीं हो, मैं अपने ही अस्पताल में क्यों नहीं लिया, मैं प्राइवेट, तो हमको कहाँ से पैसा देंगे आप बताइए हमको। हाँ ठीक है, अब इस ये संख्या महीना में 2-4 हो सकती है, ये हो सकता है, बट लेकिन नगण्य है, एक तरह से ये नगण्य है, ऐसा इसमें बहुत अंश में सच्चाई नहीं है। तो आर्थिक तौर पे जो व्यक्ति मजबूत है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। आर्थिक तौर पर कैसे जाएगा आप ही बताइए ना हमको, उनका तो पहला चॉइस। अच्छा एक चीज और बात है कि हम लोग जो भारत के रहने वाले कम्युनल साउथ इंडिया को, यदि नॉर्थ इंडिया में जो मैं वाच किया कि स्वास्थ्य को हम लोग निचले पैदान पे रखे हुए हैं। आपके घर में सब कुछ है लेकिन हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, इसमें अब सरकार क्या कर लेगा या डॉक्टर क्या कर लेगा। अच्छा आप पैदल चलने में 10 मिनट 15 मिनट आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम नहीं चलेंगे। अच्छा आपका एक्सरसाइज में कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें सरकार क्या करेगा या डॉक्टर क्या कर लेंगे, भाई सिस्टम क्या कर लेगा, ये आपका निजी मामला है। स्वास्थ्य जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तब शुरू होती है निगेटिविटी। अब हम जाते हैं हॉस्पिटल, शुरू होती है सरकार का सिस्टम, शुरू होता है डॉक्टर के प्रति निगेटिव। लेकिन आप जब बीमार तब होते हैं जब 6 महीना साल भर आप अंदर अंदर खोखला हो चुके होते हैं, तब फिजिकली आप दिखाई पड़ता है, फिर आप दोष देना या हम या आपको शुरू करते हैं, सिस्टम को, सरकार को, अस्पताल को। अच्छा एक बात और बताइए ना, कि कोई पैसा लगाता है, कोई भी आदमी, अब 2 करोड़ 3 करोड़ का लोन लिया, 4 करोड़, इसका ईएमआई है, कोई अपने खुद से पढ़ता है, 10 साल 15 साल पढ़ता है, फिर उनका भी इन्वेस्टमेंट एक तरह से है, समय का इन्वेस्टमेंट है, वो तो फिर लेगा ना आपसे, और हम नहीं देंगे। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर चार्ज करें हम उस पर तो मतलब हाँ, कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो ठीक है, वो प्राइवेट है और वो अपने हिसाब से सबका चार्जेज होता है। लेकिन ये जो है अभी सहरसा की बात करें तो सहरसा और आसपास में मेडिकल कॉलेज भी आ गया है,
अच्छे अच्छे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पर है। तो स्वास्थ्य में यहाँ क्या लगता है, लोगों की बात करें तो स्वास्थ्य में कितना सुधार आ रहा है? देखिए आप देखिए, आप आज से हाँ, पहले की कंडीशन क्या थी आप और अब क्या है, दो पलायन हजार लोगों का जो है इलाज के लिए? तो 2011 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2010 में दिल्ली को एक तरह से बाय बैक किया और 2010 के आसपास में पटना आया। 11 से मैं सहरसा में मेरा जो, तो हम लोग देख रहे हैं 2000 ये जो एक दशक में पहले क्या होता था कि पहले पेट दर्द भी होता था, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता था, परफोरेशन भी हो जाता था, तो लोग ज़्यादातर पटना मूव कर जाते थे क्योंकि सर्जिकल आईसीयू नहीं था, आईसीयू का कॉन्सेप्ट एक तरह से नहीं था। फिर आईसीयू का कॉन्सेप्ट आया, फैसिलिटी नहीं था, नाइट में कुछ नहीं था, कुछ नहीं रहता था। तो अभी आप देखेंगे तो उसमें हमको लगता है कि 10 टाइम्स सुधार हुआ है जो 10 साल में। अच्छे अच्छे अस्पताल आए हैं, अच्छे अच्छे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के चिकित्सकों का भी। जो बात है, नाम तो एक का क्या लूं मैं, सब कि अपने तरफ से लोग 100% दिए हैं सहरसा को अच्छा मेडिकल। एक तरह से आप देखिए ना, अभी जो बेगूसराय या दरभंगा के बाद पूर्णिया के बाद सहरसा एक हब है, 4 सेंटर यदि आप नॉर्थ बिहार में माने तो एक तरह से ये हब हो गया है। आप देखिए तो मधेपुरा से पेशेंट आता है, सुपौल से पेशेंट आ रहा है, अररिया से भी पेशेंट आ रहा है। तो आप एक तरह से आप देखिए ना, आप सिर्फ डॉक्टर पर इल्जाम लगा देना तो बहुत आसान होता है, किसी भी डॉक्टर पर लगा दीजिए। लेकिन आप देखिए ना, एक अस्पताल यदि प्राइवेट ही है, मान के चलिए किन्हीं का, तो लमसम 30 से 50 उसमें मतलब सहयोगी काम करते हैं, तो उतना घर तो चल रहा है ना। बिल्कुल, हम उस पर आ रहे थे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ही। जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। और सिर्फ अब ये तो एम्प्लॉयमेंट ऐसा है जो कि आप दो चीज होता है, एक फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में आप 50 आदमी को देख रहे हैं, 40 आदमी को, लेकिन बैक एंड से कितना लोग काम कर रहा है? रिक्शा वाला, चाय वाला, समोसा वाला। बिल्कुल, अगर यहीं पर बात करें किसी एक जगह पे जहाँ 2-4 डॉक्टर हैं तो वहाँ पूरा मार्केट। अब देखिए नहीं, तो अभी आप नया बाजार का ही बात करें या राइस मिल कैंपस का ही बात करते हैं, जो 2 हब है, तो एक यदि अस्पताल चल रहा है, मतलब एक, तो उसमें यदि फ्रंट एंड में आपको जो दिखाई पड़ रहा है 10 सहयोगी हैं, तो बैक एंड से देखिएगा 100 परिवार चल रहा है उसके साथ साथ। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, 100% सेटिस्फेक्शन तो कुछ नहीं हो सकता है भाई। आप यदि आप रोड पे चल रहे हैं, आप 3 महीना बढ़िया मोटरसाइकिल चलाएं, हो सकता है 14 महीना किसी को ठोक दे। तो अब ठीक है, हम मानते हैं कि इसमें 10 या 20 जो सर्जरी कर रहे हैं महीना में, या 100 सर्जरी कर रहे हैं, 1-2 मिस्टेक या जो भी बोलिए आप उसको, वो हो सकता है। बट उस 1-2 के बेस पे अब उन चिकित्सक को आप वो कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ठीक है, डॉक्टर को तो भगवान मानते ही, अक्सर लोग मतलब बोलते भी हैं कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखिए अब ये तो अच्छा, डॉक्टर भी कोई ऐसा नहीं एक रोबोट है कि उसमें प्रोग्रामिंग फिक्स है। अब बहुत सारा चीज है कि जब आप एक मोटरसाइकिल को खोलिए ना, एक मोटरसाइकिल को, हम सिंपल बात कर रहे हैं, आप किसी मिस्त्री के पास, पहले वो बोलेगा कि हम कोई दिक्कत नहीं छो, 1500 टका ठीक भाई देता, और जैसे वो खोलते हैं तो बोला नहीं भाई जी तोरा 4000 लागता। एक मोटरसाइकिल पे यदि 1500 से 4000 में 2500 का डिफरेंस हो जाता है, तो इंसान जो है भगवान का बनाया हुआ। डॉक्टर भगवान जैसे हो सकते हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है वो। यदि भगवान होते तो खुद के बाप दादा को न बचा लेते अभी तक, वो खुद भी नहीं बच पाते हैं। शहर में ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे जिनको खुद सुबह ऑपरेशन की, शाम में उनका डेथ हो गया, वो खुद नहीं बच पाए। लेकिन हाँ, वो अपना 100% देते हैं, देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पैसा के मामले में हो सकता है कि 10 का कोई 50 लेता है, कोई वही 5000 में कर देता है, वो हो सकता है। बट कोई भी यदि चिकित्सक, उनके ग्रामीण चिकित्सक भी है ना सर, तो वो नहीं चाहता। आप चाहेंगे आप मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं तो बकरी हमसे छिपा जाए? कोई नहीं चाहता है। तो कोई कौन कैसे चाहेगा, आप बताइए ना हमको। अच्छा रमन जी, एक चीज और देखे हैं, आजकल बच्चों में जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, मेडिकल क्षेत्र में आने के लिए बच्चों का बहुत ज्यादा चॉइस बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे समझ से ठीक भी है समाज के लिए, और आपके समझ से क्या लगता है जो ये समाज में किस तरह का बदलाव? देखिए क्या है ना कि आने का बजट, आप क्यों कोई किसी फील्ड में आता है, कोई भी, आप या हम क्यों आए हैं या हमारा बच्चा क्यों आना चाहता है, सबसे पहला जो चीज है वो यदि इंसान का बात है कि उसको एक क्रेज का बात है। यस, एकदम समाज से सोशली हमको कौन, अभी आप बोले ना डॉक्टर भगवान होता है, तो एक जो फीलिंग्स होता है, गॉड टाइप का फीलिंग होता है। आपका बेटा ही डॉक्टर बन जाएगा तब उसको डॉक्टर साहब, अच्छे डॉक्टर साहब आए, तो उसको लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ।
एक तो क्रेज है, क्रेज की वजह से पहले आईएएस आईपीएस का क्रेज, अभी भी डॉक्टर का, इसके वजह से। दूसरा क्या होता है कि आप फूडिंग कैपेसिटी मतलब हैविंग मतलब फूड का जो हैबिट है, हैबिट की वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो कस्टमर ज़्यादा है। हाँ, ये भी तो है, मतलब जो फास्ट फूड के भी जो है ये मतलब नेचुरली अब जो कस्टमर अपने, ज़्यादा है। हाँ, जो यहाँ पर पहले लोग खाते थे और मोटे अनाज भात हम और लोग ये का सब, खाना ही था अब तो पूरे, गाय भी भात हो दाल गया है। चोखा। अब उस खाने को मतलब वर्ल्ड में सबसे मतलब बढ़िया भोजन यदि काउंट हुआ है तो भात दाल चोखा है। वो भात दाल चोखा को, भात दाल भुजिया को बनाए वर्ल्ड में, वैश्विक स्तर पे। और अब भात दाल चोखा का हम लोग जो बिहारी या सहरसा वाले या कोसी वाले लोग समझते हैं हम गरीब क्षेत्र में भात दाल चोखा खा रहा है। ये तो ये हो एक गया है। ये अब ये हमारे मन का एक मक्का मक्का खाना लोग मक्का कम कर दिए हैं। उसके बाद एक मड़ुआ अपने लोग की तरफ अरे हो कितना रहा प्रोटीन युक्त है, कितना सब कुछ है उसमें, है। मिनरल्स हम, हैं। बाहर में देखते हैं जो मड़ुआ लोग बड़ा वो खाता क्यों? है, वो इसलिए कि वो आप महंगा महंगा खरीद के क्या खाता होता है ना कि सबसे बड़ा बात है कि सबके खेत में होता था, अब कोई नहीं उपज करता है यहाँ। वो बड़ा सुंदर एक कहावत है मिथिला में, गांव के बुढ़ले लफर के आग मरर। तो वही बात होता है कि हमारे यहाँ जो चीज़ अवेलेबल इजी अवेलेबल है ना, तो वो उसका वैल्यू हम नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर यदि सहरसा में है ना, तो वो डॉक्टर हो सकता है बढ़िया नहीं हो, लेकिन वही अपोलो चले जाते हैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाते हैं। अरे अपोलो वाला डॉक्टर साहब से ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा भी है, मतलब आपका भी है, सबका है, कि वही यदि सहरसा में है तो नहीं चला लेते हैं चले ले, ऐसा नहीं है। उसको प्रेम भी हो सकता है ना, अपने मिट्टी से प्रेम हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, कहीं चले जाएं तो 10 लाख का पैकेज दे दे, लेकिन नहीं, सहरसा में रहना है, हमको अच्छा करना है। तो ये बात होती है। जैसी तरह खान पान पे है, आपके बारी में, हमारे बारी में या खेत में ऐसा ऐसा मिनरल्स है जो हमको पता नहीं है, विदेशियों को पता है, बाहर वाले लोगों को पता है। तो वही चीज़ है। अब उसको हम लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए सब्जी नहीं है, और सब्जी मेरे बगल में है, सब्जी मतलब अपने खेत में हमें खेत में है, और उसको हम लेकिन लोग हम निगेटिविटी मेरे अंदर में ले लिए। तो इसका वजह क्या हो गया है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपको एज ए कस्टमर देख रही है। अब फास्ट फूड वही तो है ना, और वो कंपनी साथ साथ मेडिसिन इंडस्ट्रीज भी, चूंकि बीमार लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि हमारा जो कोसी है ना, या मिथिलांचल एरिया जो है, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा यहीं पे दवाई का कंजम्पशन होता है, लमसम। जी, आप पता कर लीजिए गूगल पे। हाँ, पूरे भारत लमसम एकदम, इससे ज़्यादा कंजम्पशन कहीं है ही नहीं। क्यों? खान पान सोच या कुछ पानी का भी यहाँ पे है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उस हैबिट को तो ठीक कौन करेगा भाई? आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो आपके घर में आग लगा है, तो आप पहले बाल्टी लेकर आप ना दौड़िएगा कि आप हल्ला कीजिएगा। तो यहाँ जिस आबो हवा में हम लोग हैं, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, सब जगह का यही बात होता है। तो लेकिन अवेयरनेस की भी एक अवेयरनेस सब खुद से ही अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं सर, अब कुछ खुद से ही नहीं है अवेयरनेस। और आप देखिएगा कि जब आप मिट्टी यदि बढ़िया मजबूत हो या अच्छा मिट्टी हो, तो उसमें बिना खाद पानी के फल लग जाता है, ठीक। और जब मिट्टी खराब होता है तो कितना भी खाद पानी दीजिएगा तो और बोला था सब कुछ होते हुए हम लोग टाइमली नहीं खाते। वही तो कह रहे हैं ना, आप कितना, हम लोग क्या किए हैं कि अपने शरीर को ही एक तरह से डस्टबिन बना लिए। आप कोई रजनीगंधा, ये तुलसी, तो ये क्या है मधु, तो ये क्या है, तो जितना निगेटिव। और एक दिन क्या होता है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, दोस्त किसको देते हैं? अस्पताल को। दोस्त किसको देते हैं? डॉक्टर को। 3 महीना से दौड़ा रहा है, ठीक नहीं भा रहा है। ठीक होने के लिए पहले आपके बॉडी को उस लेवल पर लाना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब को भाई। और दोस्त हम उसको देते हैं, ये ढांचे में खराब लीजिए, कुछ तो बात होगा, लूट रहा है। आप अपने शरीर को खुद से लूट लिए, आप नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर सलाह भी पहले यही देते हैं, जो आप रेस्ट कीजिए, खाना बिल्कुल, कोई भी तो यही ना बोलेगा। आप बताइए ना, जब आप खुद से ही, कोई भी आदमी, आप खुद ही अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है, ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने शरीर को बढ़िया रखें, और समाज का अधिकार है कि आपके शरीर से हम बढ़िया काम लें। चलिए, ये ठीक रहा। अब इस पे आते हैं, जो आप पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए और किस पार्टी से जुड़े? देखिए, अभी वर्तमान में मैं जब बिहार आया तो मुझे लगा कि पता नहीं, एक कुछ होता है लोगों में, स्वभावगत बात होती है कि मेरे में स्वभावगत बात, जो मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा फैमिली, मेरे पिताजी टीचर रहे हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा है, और राजनीति दूर दूर तक मेरे किसी भी खानदान में कहीं भी नहीं था, जो बात है। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये एक तरह से मतलब प्राकृतिक गुण हम में आ गया।
तो दिल्ली में भी हम रहे हैं, तो वहाँ पे हम जुड़े रहे थे। बिहार सहयोग समिति करके एक संस्था हम लोग चलाते थे, वहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता था, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, एक क्रेज़ आ गया। फिर पहले और भी लोगों के साथ पे भी नरसिम्हा राव जी के भाई प्रधानमंत्री मनोहर राव जी थे, उनके साथ हम जुड़े रहे, ये बहुत कम लोगों को पता है। उनके साथ भी हमने बहुत अच्छा काम किया। उनका एक संस्था था इंडियन यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान में हमने काम किया था उनके साथ। फिर नरसिम्हा राव जी के जो पीए रहे आर के शर्मा जी, 142 एरिया एशियाड विलेज में रहते थे, वो हमको पुत्रवत मानते थे। तो मुझे लगा कि आप यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो राजनीतिक तौर पर आप यदि जुड़ जाते हैं किसी अच्छे ऐसे पार्टी से या किसी विचारधारा से, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मास लेवल पे आपको सहयोग मिल जाता है, मास लेवल पे, जो अकेले नहीं कर सकते। तो यहाँ आने के बाद हम जेडीयू से स्वभावतः जुड़े, और आपको जान के खुशी होगी कि जेडीयू का जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, वो उसके माननीय अध्यक्ष अभी डॉक्टर एल बी सिंह सर हैं, जो अभी आपको महावीर कैंसर के भी डायरेक्टर हैं और आपदा प्रबंधन सहित 2-3 एनओएस के भी डायरेक्टर हैं। वो हमको बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, और उसके बाद शुरुआती दिन से ही मैं जुड़ा रहा। और अभी माननीय मंत्री जो राष्ट्रीय पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद संजय झा जी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये बोला जाए कि हृदय से हमको अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। सहरसा के रहने वाले हैं आप, और सहरसा में ही ज़्यादातर समय बिताया है, और कार्य क्षेत्र भी अब सहरसा का ही है। तो सहरसा के बारे में हम कुछ चीज़ पूछना चाहेंगे। तो सहरसा का आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या यहाँ का मुद्दा है जो एज ए पॉलिटिशियन आप देखते हैं और एज ए पब्लिक भी देखते हैं जो यहाँ के निवासी? देखिए, सबसे पहले सहरसा, मुझे जो लगता है कि सहरसा को शहर जैसा होना चाहिए, ये नहीं है, अभी भी नहीं है। नगर परिषद जब तक था सहरसा, और नगर निगम जब से बना है सहरसा, इस दोनों के बीच में हमको शहर जैसा सहरसा को ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र को शहर जैसा बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहला चीज़ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको उसका पहला मुझे जो लगता है कि एक रोड और दूसरा जल निकासी। यदि रोड बढ़िया है तो नेचुरली आपका आने और जाने का जब सिस्टम बढ़िया हो जाता है, तो इन आउट जब बढ़िया हो जाएगा तो बहुत चीज़ बढ़िया हो जाता है। तो हम कहीं न कहीं उस मामले में भी दूर हैं, एक। और दूसरा, निकास आने का तो ठीक है, निकासी का जो बात है, तो इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्योंकि आप देखिएगा ना, एक दशक में आमदनी बढ़ी है लोगों का, तो आमदनी बढ़ी है तो शौक भी बढ़ा है, गाड़ी भी बढ़ा है। एक एक आदमी को 3-3 गाड़ी है। पहले जो 10 साल पहले हम लोग के लिए भी एक सपना था 4 व्हीलर, 15 साल पहले, अभी खुद का 2-3 गाड़ी है, हम ही को खुद है। इससे सबको होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा हमको जो लगता है ना कि यहाँ के जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं एक व्यक्तिगत किसी आदमी का नाम नहीं लेता हूँ उसमें, वो उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आपका जो जन्म स्थान है, जो आपका कर्म स्थान है, पहले आप उसको देखिए। ये सहरसा है ना तो रमंजा है, सहरसा है ना तो मद्रेस जी है, सहरसा है ना तो और भी कोई आदमी है। यदि सहरसा ही नहीं है तो फिर आप या मैं कहाँ? अगर समस्या के तौर पे देखते हैं तो क्या लगता है जो इस शहर का सबसे बड़ा जो समस्या क्या है और उसका किस तरह से निदान होना चाहिए? सबसे पहले जो समस्या क्या है? सबसे पहले जो मुझे लगता है कि सबसे, मतलब मेरा व्यक्तिगत बात है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि ये ओवरब्रिज सबसे बड़ा मुद्दा है सहरसा का। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप खुद, मतलब शहर में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे व्यवसाय करें, व्यक्तिगत बात करें, राजनीति करें, किसी भी पार्टी से हो, वो माननीय है या माननीय नहीं है, महसूस तो खुद से किए होंगे जब वो फंसे होंगे। अब हो सकता है क्या मजबूरी है उनकी इस मुद्दे को नहीं उठाने का, नहीं करने का। हाँ ठीक है, वर्तमान में अभी देख रहे हैं, मैं विभाग यदि बोलूँ तो अजय बाबू अच्छे उस पे, इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और सोहन झा जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, दिनेश बाबू भी अपने तरफ से प्रयास किए हैं, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, और किए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सफलता, सामूहिक प्रयास किए हैं, लेकिन सफलता किसी को अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, कोई भी किसी के, किन्हीं के भी प्रयास से यदि ये मुद्दा एक तरह से समस्या रहित हो जाता है तो शहर के आम। आप दिल्ली में रहे हैं, आप उस टाइम रहे 2010 के आसपास में, वहाँ उस समय भी इतने फ्लाईओवर थे। आप 1 महीने के बाद कुछ नए क्षेत्र में, अगर उसी क्षेत्र में दोबारा जाते तो हो सकता है वहाँ जो नया कुछ फ्लाईओवर देखते। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अगर कहीं गए तो हो सकता है रास्ते में कुछ और आपको रूट डाइवर्जन मिल जाए, क्योंकि वहाँ से फ्लाईओवर कहीं और जा रहा है, फिर नया फ्लाईओवर देखने को मिलता है। अगर 6 महीने, साल भर में अगर वहाँ बन सकता है तो यहाँ तो वर्षों से है।
देखिए संकल्प शक्ति की बात है ना इसमें। तो अब वहाँ क्या है कि वहाँ एक तरह से देखिए वन मैन शो है। अब यहाँ पे क्या है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई किन्हीं नेता का जनाधार नहीं है या पार्टीगत नाम पे जीत जाते हैं, बट लेकिन यदि आपको अपने अपने जन्म स्थान, वही कह रहे हैं लगाव की बात है ना, एक संकल्प की बात है। आप अपना घर बनाते हैं 3 मंजिला 2 महीना में बना लेते हैं, लेकिन जब बात सहरसा या की आती है तो उसमें वर्षों लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो दोष आप ही पर देगा कोई, जो यहाँ के माननीय सम्माननीय लोग हैं उन्हीं पे। कई इलेक्शन जो है इसी ओवरब्रिज के नाम पर हुआ होगा। वही तो क्या है कि अब एक हम मैं खुद यदि मैं आप मेरे हॉस्पिटल आ रहे हैं और आप 4 महीने से घूम रहे हैं, तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बुला के पूछूं क्या समस्या, आप ठीक क्यों नहीं हो रहे भाई। मैं व्यवस्था को होने के नाते तो मैं पूछता हूं ना। तो ये यदि नैतिक जिम्मेदारी मर जाएगी तो कौन किससे पूछेगा। बड़े बड़े नेता रहे हैं यहाँ से, सांसद दिनेश यादव प्रेजेंट में हैं, लालू यादव जी रहे हैं, पप्पू यादव जी रहे हैं, शरद यादव जी रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे जो देश के पटल पर जिनका चेहरा सामने आता है, वो लोग यहाँ से सांसद रहे हैं। और एक ओवरब्रिज के लिए आप, हाँ ये बिल्कुल वही आप देखिए ना कि इसको कुछ न कुछ सीमित लोग लेकिन मजबूत लोग, कुछ सीमित लेकिन मजबूत लोग इसको व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना इसको चाहते हैं कि इस मुद्दे को दबा दिया जाए या जितना टल सकता है टाल दिया जाए। कुछ सीमित लोग हैं वो उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं है। समस्या बहुत है ओवरब्रिज नहीं होने का। हाँ, और आप कभी उसमें फंसे हैं? मैं तो डेली फंसता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ संत नगर में मेरा आवास है, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता 1-2 दिन पे कि 20-15 मिनट तो मैं बड़ा बढ़िया करता हूँ। उसमें कोई गाना लगा लेता हूँ अपने गाड़ी पे, मैं सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार चाहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो स्पष्ट बात है और कि विकास हो, लेकिन ये मामला चूंकि कोर्ट में चला गया है तो दिमाग वाले का कमी नहीं इस धरती पे, तो ऐसा जगह फंसा दिए हैं मामले को जाके कि, लेकिन अब हमको लग रहा है, मुझे ऐसा विश्वास है कि 2025 के 2-3 महीने के अंदर मार्च तक में क्लियर होगा। कई घटना भी सामने आई है जो बिल्कुल 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 बहुत दुखद है, बहुत दयनीय। काश ये घटना उनके परिवार के साथ हो जाता, जो इसमें बाधक बने हैं तो उनको पता चलता। लोगों को तो दिक्कत है। काश मैं ये कहूँगा कि भगवान न करे किन्हीं के साथ ये घटना है, लेकिन जो अवरोधक बने हैं उनके परिवार में किसी का डेथ हो जाता तो उसी दिन वो वहाँ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब भूल जाते। अभी रमन जी, हम लोग का एक क्वेश्चन का है जो छोटा छोटा कुछ वर्ड बोलेंगे, जो 5-6 वर्ड है, उसको एक सेंटेंस में आपको जो है बोलिए, बता देना है। बोलिए। जैसे सहरसा, एक सेंटेंस में इसको कैसे देखेंगे आप? एक सेंटेंस में सहरसा को मैं देखना चाहूँगा कि सहृदय भावपूर्ण शहर, तारा स्थान, शक्ति स्थल और सहरसा में वैश्विक पहचान, सहरसा का वैश्विक पहचान बनाने वाली माँ। मत्स्य गंधा, एक ऐसा स्थान जहाँ पे एक संकल्प के सहारे कुछ भी किया जा सकता है। अब तो उसमें बदलाव, एक संकल्प के सहारे कुछ भी किया जा सकता है। तो वो अभी ग्लास ओवर ब्रिज बन रहा है और मत्स्यगंधा पहले जहाँ शमशान हुआ करता था, एक तरह से वहाँ रक्तकाली मंदिर भी बना हुआ है। तो एक संकल्प के सहारे, एक डीएम साहब सुनते, उनसे मिले तो नहीं, कुछ भी। ठीक है। रेलवे ढाला, एक ऐसा अभिशाप सहरसा के लिए जिसको हमको लगता है कि 2 पीढ़ी याद रखेगा। मंडन मिश्र, एक ऐसा नाम अपने सहरसा का जिन्होंने सहरसा को वैश्विक पटल पर भी स्थापित किया। पलायन, एक ऐसी मजबूरी हम लोगों की जिसका शायद शिकार मैं भी रहा हूँ। मैं भी दिल्ली में 17 साल रहा हूँ और ये हमको लगता है कि ये होगा अभी आने वाले 10 वर्षों तक कम से कम। दिनेश चंद यादव, एक मजबूत नाम हमारे सहरसा के, और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा भी किया है। ऐसा नहीं है कि बात अब किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, और उनके ही सोच के और संकल्प का बहुत परिणाम रहा है। जैसे रेलवेज में एक मैं जानता हूं व्यक्तिगत, देखिए किन्हीं को पता नहीं होगा, अब जब 2000 के आसपास ये एमपी थे तो बिहार भवन में मिला था, शायद उनको याद नहीं होगा। तो वो जो नेशनल हाईवे देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि इन्हीं का देन है। सहरसा के विधायक आलोक रंजन जी व्यवहार कुशल मितभाषी व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनको संकल्पशील होना चाहिए। और
लास्ट आपके हिसाब से यहाँ का सबसे बेहतर नेता कौन हो? अभी सहरसा को सही में एक नेता की तलाश है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो अच्छा रहा, सहरसा के बारे में बहुत कुछ हमने जाना। रमन झा जी जो काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल के क्षेत्र में काफ़ी इनका एक्सपीरियंस रहा है, कई सारे हॉस्पिटल को जो है ये देख रेख किए हैं, इनके संरक्षण में जो है चला है हॉस्पिटल, किस तरह से हॉस्पिटल का मैनेजमेंट चलता है ये काफ़ी अच्छा गुण है इनमें। और नेताजी भी हैं, सहरसा का डेवलपमेंट भी चाहते हैं। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मथुरेश है और सहरसा नाउ के लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ।